हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसे चले आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का अनसोल्ड पेपर 2025 का सेट नंबर 5, जिसका पेपर कोड है 347 के पार्ट 2 को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 को कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने क्लास 12 केमिस्ट्री का अनसोल्ड पेपर 2025 का सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 को कराया था, जिसका पेपर कोड था 347 KA, KB, KC और KD। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारा इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का अनसोल्ड पेपर रसायन विज्ञान केवल प्रश्न पत्र और पेपर कोड है 347 के। और देखिए, केमिस्ट्री का पेपर हमारे बोर्ड एग्जाम में 70 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अगर आप केमिस्ट्री को के पेपर में और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपने अब तक जितनी तैयारी कर ली। अब आपको क्या करना है, आपको बस क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। यानी कि आपको 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हुए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्योंकि देखिए, हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो अगर आपने उन पेपर सेट को तैयार कर लिया ना, तो आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले। तो देखिए, आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 के ग, क्योंकि प्रश्न नंबर 3 के खा तक कल की वीडियो में हमने यानी कि पार्ट 1 में कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 के ग, घ और प्रश्न नंबर 4 के का, ख, ग और घ क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, ग है क्लीमेंस अपचयन को उदाहरण देते हुए समझाइए, 2 मार्क्स का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है टॉलन अभिकर्मक क्या है, इसके ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन में डायरेक्टली 2 मार्क्स का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 का यूरिया का एक विलयन भार अनुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, जबकि यूरिया का अणुभार यानी कि हम क्या है 60 दिया गया। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 से जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये 3-3 मार्क्स के पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। तो देखिए, ये जो न्यूमेरिकल है ये आपको देखने में हार्ड लगेगा, लेकिन ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, इसको हम बहुत इजी वे में समझने वाले हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 का ग, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को उदाहरण देते समझाइए। तो देखिए, ये मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो कि हर साल रिपीट होता है। और देखिए, अब तक मैंने 4 पेपर सेट तो करा लिए ना, तो फिर उन 4 पेपर सेट में से 3 पेपर सेट में अभिक्रिया की कोटि और आणविकता से प्रश्न देखने को हमें मिले हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 का घ, संक्रमण तत्व क्या है स्पष्ट कीजिए। इसमें फर्स्ट यानी कि देखिए, इस क्वेश्चन को बताने की संक्रमण तत्व क्या है और हमें इसकी विशेषता बतानी है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं, क्यों, तो इसका कारण बताना है कि क्यों बनाते हैं। और देखिए, इसी में ही सेकंड पार्ट, देखिए इसी का ही सेकंड पार्ट आपको देखने को मिलेगा, संक्रमण धातुएं अथवा आयन तथा इनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों। तो देखिए, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के गह पार्ट तक करने वाले हैं। तो कल की वीडियो में प्रश्न नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ग पार्ट, क्लीमेंसन अपचयन को उदाहरण देते हुए समझाइए। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और देखिए हर साल रिपीट होती है। और अपचयन का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब होता है यानी कि हाइड्रोजन के साथ इसकी क्रिया करा दें। तो देखते हैं क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ अभिकृत करते हैं तो वो अपने संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। फिर से देखिए, क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है, जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ अभिकृत करते हैं तो वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। अब बात आती है इसके उदाहरण की। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसके रिएक्शन करेंगे। तो देखिए, जैसे कि ये कार्बोनिल समूह ने ले लिया, क्या ले लिया, ये कार्बोनिल समूह। इसमें क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पाया जाता है, ठीक है। अब इस कार्बोनिल समूह की हम क्या कराएंगे, इसका अपचयन करा देंगे। किसकी उपस्थिति में, तो अपचयन कराएंगे हम जिंक अमलगम यानी कि ZnHg की उपस्थिति में, जिंक यानी कि Zn और Hg यानी कि पाना। और किसकी उपस्थिति में, और सांद्र HCl की उपस्थिति में, सांद्र HCl की उपस्थिति में। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा एल्केन यानी कि CH2। तो हमारे यहाँ पर बनकर आ जाएगा एल्केन।
यानी कि CH2, और हमारा क्या बनकर आ जाएगा, और हमारा बनकर आ जाएगा जल। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर कार्बोनिल समूह जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों होते हैं का अपचयन करा है जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में, तो हमारा एल्केन बनकर तैयार हो गया। अब बात आती है इसके उदाहरण की। तो देखिए उदाहरण में हम यहाँ पर एल्डिहाइड ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे CH3CHO। ये क्या है, ये है एक एल्डिहाइड। क्या है फ्रेंड्स, ये एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे, एल्डिहाइड का हम यहाँ पर अपचयन करा देंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में, सांद्र HCl की उपस्थिति में। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा CH3CH3। क्या बनकर आ जाएगा, CH3CH3, या आप चाहे तो इसको C2H6 भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा बनकर आया इसको बोलेंगे हम एथेन। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे एथेन। और हमारा क्या बनकर आएगा, और हमारा जल बनकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्लीमेंसन अपचयन, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड्स अगर आपको और किसी सब्जेक्ट का आंसर पेपर सॉल्व कराना है तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो आप वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए आगे बहुत और अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 3 का घाट। टॉलन अभिकर्मक क्या है, इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल रिपीट होता है। मैंने अभी तक 4 पेपर सेट करा लिए हैं केमिस्ट्री के, तो उन 4 पेपर सेट में से मुझे 3 से 4 पेपर सेट में यही देखने को मिले हैं। तो देखिए टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलियन को टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। तो टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, टॉलन अभिकर्मक होता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलियन को टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। और टॉलन अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है, ये होता है AgNH3 क्या होता है, AgNH3 अब इसको बोलेंगे अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे हम अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट। क्योंकि देखिए डायरेक्टली आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में भी टॉलन अभिकर्मक क्या है ये पूछ लेते हैं, या देखिए 1 नंबर क्वेश्चन पूछ लेंगे या MCQ क्वेश्चन में कि टॉलन अभिकर्मक क्या होता है। तो टॉलन अभिकर्मक होता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टॉलन अभिकर्मक कहते हैं, और इसका सूत्र होता है AgNH3 तो हम यहाँ पर लिखेंगे अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट। अब देखिए आगे हमसे बोला गया इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमें यहाँ पर इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लेंगे ग्लूकोज। तो देखिए ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, और इसका संरचना सूत्र हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं CHOH का 4 CH2OH। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ग्लूकोज। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे हम ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्लूकोज। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर ग्लूकोज की क्रिया किसके साथ कराएंगे, ये हम कराएंगे टॉलन अभिकर्मक के साथ। तो देखिए 2AgNH3 की 2OH, इसके टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा रजत दर्पण, और रजत दर्पण यानी कि सिल्वर मिरर। तो Ag को क्या बोलेंगे, सिल्वर मिरर या रजत दर्पण। और देखिए फ्रेंड्स डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि टॉलन अभिकर्मक की किसके साथ क्रिया करने पर रजत दर्पण प्राप्त होता है। और देखिए इनके नीचे आपको नाम जरूर मेंशन करना होगा, क्योंकि तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो टॉलन अभिकर्मक की ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा, एक तो हमारा प्राप्त हुआ रजत दर्पण, दूसरा हमारा प्राप्त होगा ग्लूकोनिक अम्ल। क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल में क्या होगा, देखिए यहाँ पर बस क्या हो जाएगा, ऊपर की साइड एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा, बाकी ये नीचे का सेम ही रहेगा। देखिए ये हो जाएगा COOH और बाकी CHOH4 और CH2OH, इसको बोलेंगे हम ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे हम ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, और देखिए और हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एक तो हमारा रजत दर्पण बनकर तैयार हुआ है, एक बनकर तैयार हुआ है ग्लूकोनिक अम्ल जिसको ग्लूकोनिक एसिड भी बोलते हैं। और हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारे यहाँ पर अमोनिया बनकर तैयार हो जाएगा और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा। तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक तो तैयार होगा अमोनिया 4NH3 और एक तैयार हो जाएगा हमारा जल यानी कि H2O।
तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर जगह थोड़ी है, इस वजह से हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए जब ग्लूकोज की टोलन अभिकर्मक के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा रजत दर्पण और ग्लूकोनिक अम्ल, और हमारा अमोनिया बनकर आ जाएगा और हमारा जल बनकर आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल पूछा गया, और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए ये न्यूमेरिकल है मोल प्रभाज का। तो मोललता हो गई, मोलरता हो गई, मोल प्रभाज से न्यूमेरिकल हर साल पूछे जाते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल हमसे डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। बस एग्जामिनर क्या काम करता है, बस वो डिजिट को चेंज कर देता है, बाकी जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। तो प्रश्न नंबर 4 का है यूरिया का एक विलयन भार अनुसार 6% है, तो विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। जबकि यूरिया का जो अनुभार दिया गया है वो दिया गया है 60%। यूरिया का अनुभार कितना दिया गया है 60। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है यूरिया का एक विलयन भार अनुसार 6% है, तो विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है हमें यूरिया जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH2CONH2। तो ये क्या होता है, ये होता है यूरिया। तो यूरिया NH2CONH2 का विलयन यूरिया NH2CONH2 का विलयन भार अनुसार कितना है, तो ये हमारा 6%। कितना है फ्रेंड्स, ये हमारा 6% है। तो इसका अर्थ क्या है, का अर्थ है, मैं आपको यहाँ पर पहले अर्थ बता दूं, का अर्थ है कि 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। 6 ग्राम यूरिया जो है वो 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। इसका ये अर्थ है, विलयन में घुला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर बोला गया था यूरिया का एक विलयन भार अनुसार 6% है, तो इसका अर्थ है कि यूरिया का विलयन भार अनुसार 6% का अर्थ है कि 6 ग्राम यूरिया क्या किसमें घुला है, 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं, यानी कि देखिए कोई विलयन कितना है, विलयन है 100 ग्राम। ठीक है, विलयन कितना है, विलयन है 100 ग्राम, और 100 ग्राम में 6 ग्राम क्या है, यूरिया, यानी कि जल कितना हुआ, जल होगा कितने ग्राम, तो जल होगा हमारा 94 ग्राम। कितना होगा, जल होगा 94 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हमने बस कुछ नहीं किया, हमने यहाँ से निकाला है कि यूरिया का विलयन भार अनुसार 6% है। इसका अर्थ है कि 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में घुला है। तो जब 100 ग्राम विलयन में 6 ग्राम तो यूरिया हो गई, तो कितना बचा, जल बचा 94 ग्राम। ठीक है, अब हमें निकालना है जल और यूरिया का मोल प्रभाज। तो देखते हैं ये कैसे निकालेंगे। एक तरफ लिख लीजिए यूरिया, एक तरफ लिख लीजिए यूरिया, और एक तरफ लिख लीजिए आप जल। ठीक है, हम जानते हैं यूरिया का हमें क्या निकालना है, मोल प्रभाज निकालना। तो मोल प्रभाज देखिए काई NH2CONH2 ये हमें निकालना है। ठीक है, और इसी प्रकार हमें जल का मोल प्रभाज ये है काई H2O, इसका हमें मोल प्रभाज निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है यूरिया का भार कितना दिया गया है, यानी कि W1, ये क्या है, भार। तो यूरिया का भार कितना दिया गया है, ये दिया गया हमें 6 ग्राम, और अणुभार कितना दिया गया था, अणुभार लिखा था, यानी कि M1 कितना दिया गया था, ये दिया गया था 60 ग्राम प्रति मोल। तो हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे यूरिया के मोलों की संख्या, यानी कि N1। तो वो कैसे निकलता है, W1/M1। ठीक है, तो मोलों की संख्या निकलती है भार बटे अणुभार के। तो W1 क्या है, 6 ग्राम है, तो ये हो जाएगा 6 बटे में 60, यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.1 मोल। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें यहाँ पर जल के भार की, तो जल का भार यानी कि W2 ये कितना दिया गया है, ये दिया गया हमें 94 ग्राम, और हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे अणुभार। जल का अणुभार कैसे निकालेंगे, H2O का अणुभार। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन इसके साथ है 2, तो 2 गुणा 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ये तो 16, तो 2 गुणा 1 2 प्लस 16, ये हो जाएगा हमारा 18।
ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पर मोलों की संख्या यानी कि N2। हम जानते हैं कैसे निकलती है, W2/M2। W2 क्या है यहाँ पर 94 है और M2 क्या है 18। तो इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 5.2 मोल। N2 निकल कर आ गया है 5.2 मोल और N1 कितना निकल कर आया है, N1 निकल कर आया 0.1 मोल और N2 निकल कर आया 5.2 मोल। अब हम यहाँ पर निकालेंगे यूरिया का मोल प्रभाज CONH2। ठीक है, तो देखिए ये मोल प्रभाज कैसे निकलेगा, N1 यानी कि यूरिया के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या यानी कि यूरिया के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। तो यूरिया के मोलों की संख्या कितनी है, ये है 0.1 और यूरिया के मोलों की संख्या 0.1 और जल के मोलों की संख्या 5.2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.1 बटे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.3। यानी कि आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.0189। तो हमारा यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, यूरिया का मोल प्रभाज निकल कर आ गया है 0.0189। अब हम निकालेंगे जल का मोल प्रभाज। तो हो जाए, हम क्या करेंगे, हम एक में से माइनस कर देंगे किसको, यूरिया के मोल प्रभाज को, NH2CONH2। तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा निकल कर आ जाएगा जल का मोल प्रभाज। तो 1 माइनस 0.0189, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, जब हम एक में से इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 0.981। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने क्या किया, इस प्रकार हमने यूरिया और जल का मोल प्रभाज निकाल लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए मैंने आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताया जिससे आपके दिमाग में ये न्यूमेरिकल सेट हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल हमसे 3 मार्क्स का पूछा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ख पार्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। हमें यह अभिक्रिया दी गई है और ये दिया गया है और ये दिया गया है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा सेल का विद्युत वाहक बल। क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये क्वेश्चन देखने में हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दिया है। क्या दिया गया है, हमें दी गई है वो समीकरण। ये समीकरण हमें दी गई है ZnS सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, ये एक्वस फॉर्म में था, और ये Zn2 प्लस और आगे प्लस 2Ag, ये किस में, सॉलिड में। तो हमें पहले समीकरण में देखना होगा कि इसमें कहाँ तो हमारा अपचयन हो रहा है और कहाँ हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिए जिंक, पहले हम देखेंगे जिंक को। जिंक यहाँ पर क्या है, जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0 है, और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, बढ़कर होगी 2। यानी कि यहाँ पर 0 से बढ़कर 2 हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए Ag प्लस था और यहाँ पर क्या हो गया, Ag, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 0। तो यानी कि यहाँ पर है +1 और +1 से क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर अपचयन। अपचयन यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर +1 से हो गया 0। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अपचयन। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे अपचयन। तो यहाँ पर दिया गया है ये समीकरण, और इस समीकरण में देखिए ये है ऑक्सीकरण, यानी कि 0 से 2 बढ़ रही है और यहाँ पर हो रहा है 1 से 0 हो रही है। तो यहाँ पर हो रहा है घट रही है, यानी कि अपचयन हो रहा है। तो देखिए सेल को हम निम्न प्रकार से निरूपित करेंगे। अब इस सेल को हम किस प्रकार से निरूपित करेंगे देखते हैं। सेल को निम्न प्रकार से निरूपित करेंगे। सेल को निम्न प्रकार से निरूपित करेंगे। तो वो कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा डबल लाइन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लवण सेतु। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लवण सेतु या साल्ट ब्रिज। क्या बोलेंगे, लवण सेतु, या फिर इसको बोलेंगे हम साल्ट ब्रिज। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए लेफ्ट साइड क्या आएगा,
ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड आ जाएगा ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन आ जाएगा लेफ्ट साइड। तो ये क्या है, ये हमारा Zn S Zn2 प्लस ये एक्वस फॉर्म में। और देखिए हमारा जो यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ था, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में होता है एनोड। क्या होता है ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण में होता है एनोड। राइट साइड में क्या होएगा, राइट साइड में आ जाएगा अपचयन। अपचयन किसका हुआ था, अपचयन हुआ था हमारा Ag प्लस एक्वस में और Ag सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कैथोड। क्या होता है फ्रेंड्स, कैथोड। क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा कैथोड। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, जो समीकरण दी गई थी हमने उसमें देखा था कि ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है और अपचयन कहाँ हो रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा था कि सेल को निम्न प्रकार से निरूपित करेंगे। तो ये लवण सेतु है और लेफ्ट साइड आता है हमारा जो ऑक्सीकरण और राइट साइड आता है क्या, जो अपचयन हुआ है। ठीक है, और ऑक्सीकरण में क्या होता है, एनोड होता है और अपचयन में होता है कैथोड। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सूत्र है विद्युत वाहक बल निकालने का। तो वो सूत्र क्या है, सूत्र है हमारा ये सूत्र है E नोट सेल इज इक्वल टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र में हम क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमें निकालना है E नोट सेल यानी कि विद्युत वाहक बल। तो E नोट सेल बराबर E नोट कैथोड। तो देखिए कैथोड हमें किस में दिया हुआ था, कैथोड हमें दिया गया है, कैथोड किस में हो रहा है, कैथोड होता है Ag वाले में हो रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है हमें, ये प्लस से ये हो रहा है, तो हो रहा है 0.80 वोल्ट। कितना हो जाएगा, कैथोड है 0.80 वोल्ट माइनस, अब है एनोड। एनोड पर क्या था, एनोड की वैल्यू दी गई है, एनोड है हमारा ये। तो एनोड में क्या हो रहा था, माइनस 0.76। तो देखिए यहाँ पर तो माइनस है ही, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये है 0.80, माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस होते हैं प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 0.76। तो जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1.56 वोल्ट। क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर विद्युत वाहक बल निकल कर आ गया है 1.56 वोल्ट। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने अगले न्यूमेरिकल को देखते हैं, जो कि है अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ग, प्रश्न नंबर 4 का ग पार्ट। तो हमारा प्रश्न है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो एक साइड हम लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि और एक साइड लिखेंगे अभिक्रिया की आणविकता। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जितने पेपर सेट कराए हैं ना, तो उन सभी में अभिक्रिया की कोटि और आणविकता से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि देखिए जब हमारा सिलेबस फिक्स है ना, तो फिर हमारे जो क्वेश्चन होते हैं ये रिपीट होते रहते हैं। बस हमें ज़रूरत है तो ठीक से मेहनत करने की, बस हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि 2019 से 2025 तक अगर आपने सेट लगा लिए तो आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि क्वेश्चंस देखिए, चाहे आप अनसोल्ड पेपर पार्ट 1 देख लीजिए, पार्ट 2 देख लीजिए, यानी कि सेट नंबर 1, 2, 3, 4, तो ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं क्योंकि हमारा सिलेबस सेम है। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपको अनसोल्ड पेपर 2019 से 2025 तक सॉल्व कर लेनी चाहिए। तो देखिए अभिक्रिया की कोटि लिखेंगे एक तरफ लिखेंगे आणविकता। तो इसमें फर्स्ट है, ये अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग के बराबर होता है। क्या होता है, फर्स्ट है इसमें, ये अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग के बराबर होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा अभिक्रिया की आणविकता। सबसे पहले कोटि में देख लीजिए, ये अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग के बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए ये कोई समीकरण है, a+2b एरो ab2, ठीक है। और ये क्या, इधर की साइड होता है अभिकारक और इधर की साइड होता है उत्पाद। तो जब हम इसका वेग निकालेंगे तो वेग हो जाए k, इसकी जो घात है, यानी कि a कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 आ गया। b कितना, 2 है, तो b के ऊपर 2 आ गया। तो यानी कि कोटि में क्या होता है, कोटि में यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता के को जोड़ते हैं, तो वही आता है इसकी घातों का योग। तो कोटि क्या होता है, कोटि होता है अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग।
तो अभिकारक हैं ये, इनकी सांता के घात का योग कर लेंगे 1 और 2, तो ये हो जाएगा 3, तो ये तृतीय कोटि है। इसी प्रकार आणविकता देखिए, इसमें प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है? प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या के बराबर होती है, यानी कि H2 + I2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2HI। तो यहाँ पर देखिए अभिकारक के अणुओं की संख्या यानी कि 1 अणु और 2 अणु, हाइड्रोजन और आयोडीन, तो 1 अणु और 1 अणु मिलकर कितने अणु हो गए? 2 अणु हो गए, यानी कि ये हो गई अभिक्रिया की आणविकता कितनी निकल कर आ गई है? 2 निकल कर आ गई है। अब देखिए हम अभिक्रिया की कोटि में लिखते हैं यह एक प्रायोगिक मान होता है, और देखिए अभिक्रिया के आणविकता में यह एक सैद्धांतिक मान होता है। आगे हम लिखते हैं इसका मान 0 हो सकता है, यानी कि अभिक्रिया की कोटि का जो मान है वो 0 हो सकता है, और अभिक्रिया की आणविकता में हम लिखते हैं इसका मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर उदाहरण देकर इसको समझाएंगे। तो हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है एथिल एसीटेट का। हमने यहाँ पर एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन कराया। तो एथिल एसीटेट क्या होता है? CH3COO यह है एथिल एसीटेट, इसका हमने यहाँ पर जल अपघटन कराया। तो यहाँ पर हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, और हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा C2H5OH एथिल अल्कोहल। अब हम इसमें निकालेंगे अभिक्रिया की कोटि। तो हम जानते हैं अभिक्रिया कोटि में पहले हम वेग निकालेंगे। तो K यहाँ पर हो जाएगा CH3COO C2H5, इसकी घात है 1, और देखिए H2 की घात क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग होगा वो जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो अभिक्रिया का वेग जब जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो यानी कि जल का क्या हो जाएगा? जल की जो घात होगी वो हो जाएगी 0। अगर यहाँ पर OH भी होता तो यहाँ पर इसकी घात 1 हो जाती, लेकिन जल की बात है, आपको ये बात ध्यान रखें कि जल की घात में क्या होगा? 0 हो जाएगा, यानी कि अभिक्रिया कोटि कितनी होगी? 1 + 0, क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया के वेग जो होता है जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी कि अभिक्रिया कोटि निकल कर आई है 1। अब बात करें आणविकता की। तो देखिए अभिक्रिया की आणविकता, तो इस अभिक्रिया में एथिल एसीटेट तथा जल के एक अणु भाग ले रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एक अणु। तो आणविकता में क्या होता है? आणविकता में जितने अणु भाग लेते हैं वो कहलाती है आणविकता। तो एक अणु जल का, एक अणु एथिल एसीटेट का, तो मिलकर कितने हो गए? 2 हो गए। तो ये हो गया अभिक्रिया की आणविकता कितनी आ गई? 2 आ गए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 का घ, संक्रमण तत्व क्या है स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं, उसको हम अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले जो हमसे पूछा गया है संक्रमण तत्व क्या है स्पष्ट कीजिए, तो हम यहाँ पर संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखेंगे, इसका उदाहरण लिखेंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं संक्रमण तत्व। तो आवर्त सारणी के वे तत्व जिनके n-1 डी कक्षक अपूर्ण या आंशिक रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो संक्रमण तत्व क्या है? आवर्त सारणी के वे तत्व जिनके n-1 डी कक्षक अपूर्ण या आंशिक रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और बात करें उदाहरण की, उदाहरण है Sc, TiV, Fe, CO, Ni, Cu आदि। अब हम लिखते हैं संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व। और फ्रेंड्स एक बात और, संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। कई बार क्या होता है, कई बार हमें इसका नाम डी ब्लॉक के तत्व याद रहता है, कई बार संक्रमण तत्व याद रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व दोनों एक ही हैं, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है n-1 1 to 10 इंटू ns 1 to 2। तो देखिए हम पहले यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे कि मैंगनीज की कितने होता है, परमाणु क्रमांक 25 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। आर्गन का होता है 18, 3d5 4s2। और देखिए कॉपर का होता है परमाणु क्रमांक 29, तो ये हो जाएगा आर्गन 3d10 4s1। अब हम यहाँ पर लिखेंगे संक्रमण तत्व की विशेषताएं। तो देखिए संक्रमण तत्व की विशेषता फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये सभी तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी तत्व क्या होते हैं? धात्विक प्रकृति के होते हैं। अगला है ये सभी तत्व रंगीन आयनीय यौगिक बनाते हैं। अगला है हमारा थर्ड पार्ट, सभी संक्रमण तत्व अणुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। फोर्थ पार्ट है ये सभी तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं, इसी क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट करके क्वेश्चन दिया गया था कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों। तो आपको बताना है कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों। तो हम यहाँ पर लिखते हैं संक्रमण तत्वों में n-1 डी कक्षक अपूर्ण भरा होता है। क्या होता है? संक्रमण तत्वों में n-1 डी कक्षक अपूर्ण यानी कि उसमें देखिए खाली रहता है, यानी कि उसमें खाली भरा रहता है, पूरा नहीं भरा रहेगा, खाली होगा थोड़ा बहुत। तो संक्रमण तत्वों में n-1 डी कक्षक अपूर्ण भरा होता है, इसलिए इसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
थोड़ी सी ऊर्जा पाकर उत्तेजित होकर अन्य रिक्त डी कक्षकों में चले जाते हैं एवं डी संक्रमण करते हैं। इस संक्रमण के समय वे दृश्य प्रकाश की कुछ विकिरणों को रंगीन प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। फिर से देखते हैं, संक्रमण तत्वों में n-1 डी कक्षक अपूर्ण भरा होता है, इसलिए इसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ऊर्जा पाकर उत्तेजित होकर अन्य रिक्त डी कक्षकों में चले जाते हैं एवं डी संक्रमण करते हैं। इस संक्रमण के समय वे दृश्य प्रकाश की कुछ विकिरणों को रंगीन प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। यही इसका कारण है। जैसे देख लीजिए, जैसे Cr+4 इसका रंग होगा नीला, Cr+3 का होगा बैंगनी और Mn2+ का होगा बैंगनी और Fe2+ का होगा हरा। अब देखिए, इसी में अगला क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड पार्ट करके, संक्रमण धातुएं अथवा आयन तथा इनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं क्यों? तो हम यहाँ पर लिखते हैं, संक्रमण तत्वों में n-1 डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एवं यदि किसी यौगिक या तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो अनुचुंबकत्व प्रबल हो जाता है। यही कारण है कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। फिर से देखिए, संक्रमण धातु अथवा आयन तथा इनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, संक्रमण तत्वों में n-1 डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एवं यदि किसी यौगिक या तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो अनुचुंबकत्व प्रबल हो जाता है। यही कारण है कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ फ्रेंड्स, आप अपना नाम और आप कहाँ से और इस बार आपका केमिस्ट्री में कितने मार्क्स लाने का टारगेट है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।